हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है चिंतन, थिंकिंग। देखिए, आज का हमारा दूसरा पार्ट है चिंतन चैप्टर का, यानी थिंकिंग चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने चिंतन का अर्थ, परिभाषाएं और प्रकार पर जो है डिटेल से बात की है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। काहे का लिंक दे दिया जाएगा? प्लेलिस्ट का। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। देखिए, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम, टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। चिंतन के साधन, चिंतन के विकास के उपाय, चिंतन की विशेषताएं और चिंतन के सोपान। तो इन टॉपिक्स पर जो है डिटेल से बात होगी इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सबसे पहले क्या बात करेंगे? चिंतन के साधन कौन कौन से होते हैं। चिंतन के साधन, देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन के 4 साधन बताए हैं। ठीक है, इन्हीं 4 चीज़ों से जो है चिंतन तीव्र गति से होता है। कौन कौन से 4 साधन बताए हैं? पहला बताया है प्रतिमा। क्या बताया है? पहला प्रतिमा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इमेज या इमेजेस। दूसरा बताया है भाषा, लैंग्वेज। तीसरा बताया है संप्रत्यय, यानी कॉन्सेप्ट्स। चौथा बताया है प्रतिज्ञप्ति। प्रोपोजिशन। ठीक है, प्रोपोजिशन। तो भैया ये 4 जो हैं क्या बताए गए हैं? साधन बताए गए हैं किस चीज़ के? चिंतन के। तो जानते हैं डिटेल से। देखिए, प्रतिमा क्या होती है, यानी इमेजेस क्या होते हैं। देखिए, पूर्व अनुभूतियों का मन में अस्पष्ट चित्रण ही प्रतिमा है। मतलब पूर्व अनुभूतियों का मन में अस्पष्ट चित्रण ही क्या है? प्रतिमा है। प्रतिमाएं चिंतन में सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कक्षा में जब आप बैठे हुए होते हैं तो आप घर के बारे में सोचते हैं कि घर में जाऊंगा, क्रिकेट खेलूंगा, फुटबॉल खेलूंगा। जब छोटे थे तो हम लोग सोचते थे कि जल्दी से छुट्टी हो जाए और भैया जो हम लोग फटाक से जो भागते हुए घर जाएं, अपना बैग डाल देंगे और जो स्कूल वाले कपड़े हैं उनको निकाल देंगे। उसके बाद जो है क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, कैरम खेलेंगे, कुछ भी खेलेंगे। तो ये हम क्या सोचते हैं? ये अपने मन में सोचते हैं और अस्पष्ट चित्र अपने दिमाग में बनाते हैं। तो यही अस्पष्ट जो चित्र होते हैं ये होती हैं प्रतिमाएं। ठीक है, प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिमाओं को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इन्होंने कहा जो है कि प्रतिमाएं जो है वो चिंतन में सहायक नहीं होती हैं। लेकिन वर्तमान में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिमा को जो है चिंतन में सहायक मानते हैं। ये कहते हैं दृष्ट प्रतिमाएं जो हैं वो अधिक होती हैं। तो दृष्ट प्रतिमाएं अधिक होती हैं, ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं मनोवैज्ञानिक। लेकिन कभी कभी श्रवण यानी सुनने वाली, घ्राण मतलब क्या होती हैं? सूंघने वाली, और स्पर्शजन यानी छूने वाली प्रतिमाएं भी जो है हमारे दिमाग में आती हैं। तो जो प्रतिमाएं होती हैं वो काहे में सहायक होती हैं? वो चिंतन में सहायक होती हैं। देखिए, दूसरा आपका साधन है भाषा। भाषा चिंतन की प्रक्रिया में दूसरा साधन है। ठीक है, चिंतन करते समय हम स्वयं से बातचीत करते हैं, इसीलिए चिंतन को आंतरिक भाषण, इनर स्पीच भी कहा जाता है। समस्या समाधान करते समय चिंतन करने वाले व्यक्ति की वागिंद्रियों में पेशीय संकुचन होता है, मानो वह स्वयं से बोल रहा हो।
इसीलिए कह सकते हैं कि भाषा जो है वो चिंतन का मुख्य साधन है। देखिए, जब भी हम सोचते हैं तो अपने मन में जो है कुछ ना कुछ बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बोलते क्या हैं, भाषा में बोलते हैं। तो जो भाषा होती है वो चिंतन में सहायक होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आता है संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट्स। देखिए, चिंतन में व्यक्ति जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों का प्रयोग करता है, यानी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करता है। किसी चीज़ के बारे में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता है तो आप बता देते हैं कि किस विषय में बात हो रही है। तो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो चिंतन में सहायक होते हैं। जैसे किसी छात्र से पूछा गया कि बताओ भैया, एक जानवर है जिसकी एक पूँछ है, 4 पैर हैं, पालतू है और भौंकता है। तो देखिए, एक जो छोटा सा बच्चा है वो इस कॉन्सेप्ट को जानता है, तो वो क्या बताएगा कि ये कौन सा, किसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, कुत्ते के बारे में। तो भैया, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो चिंतन में सहायता करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है प्रतिज्ञप्ति। दो संप्रत्ययों को जोड़ करके तीसरा संप्रत्यय बनाना ही क्या होता है, प्रतिज्ञप्ति कहलाता है। जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल के रूप में, बहुत ही आसान है ये प्रतिज्ञप्ति, यानी दो संप्रत्ययों को जोड़ करके बनाना। जैसे हमने लिख दिया लाल किला, क्या लिख दिया, लाल किला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम समझ जाएंगे लाल किला, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये लाल किला, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं। देखिए, लाल किला ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है दिल्ली, ठीक है। तो अगर लाल किला और दिल्ली की बात की जाए तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि लाल किला दिल्ली में है। कहाँ है लाल किला, लाल किला दिल्ली में है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बन गया, ये तीसरा कॉन्सेप्ट बन गया। तो दो कॉन्सेप्ट को जोड़ करके जब तीसरा कॉन्सेप्ट बना दिया जाए तो ये होता है प्रतिज्ञप्ति। आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में पूछने का बहुत ही यूनिक तरीका होता है। पूछा जाएगा कि निम्न में से चिंतन के साधन नहीं है, निम्न में से कौन सा चिंतन का साधन नहीं है। दिया गया आपको प्रश्न, दिया गया प्रतिमा, भाषा, प्रतिज्ञप्ति और आयाम। आयाम दे दिया गया आपको, तो आप किसे टिक करेंगे, तो आयाम को टिक करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से जो प्रश्न पूछ लिया जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। तो भैया साधन होते हैं 4, प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिज्ञप्ति। तो इसके बाद बात करेंगे हम लोग चिंतन के विकास के उपाय। किसके उपाय, चिंतन के विकास के उपाय। चिंतन के विकास के उपाय। भैया चिंतन को जो है कैसे डेवलप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि छात्रों को अभिव्यक्ति करने देना चाहिए। छात्र अभिव्यक्ति जो है इस पर जोर दें। छात्र अभिव्यक्ति पर जोर। देखिए, जब भी बच्चे को आप कोई चीज़ पढ़ाते हैं, कोई चीज़ पूछते हैं, तो छात्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बच्चों को देनी चाहिए। तभी जो है उनके अंदर चिंतन का विकास होगा। दूसरा पॉइंट आपका आता है भाषा और संप्रत्यय। जो भाषा है और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं जो, ये जो है बहुत ही महत्व रखते हैं किसमें, चिंतन के विकास में। तो भाषा और कॉन्सेप्ट को जो है हमेशा मजबूत करते रहना चाहिए, तभी जो है चिंतन का विकास होगा। तीसरा पॉइंट है छात्र को जिज्ञासु बनाना। छात्र में जिज्ञासा उत्पन्न करना। छात्र में जिज्ञासा उत्पन्न करना। भाई देखिए, जब छात्र है, कुछ वो कर रहा है या आप उसे कुछ पढ़ा रहे हैं, तो छात्र को जिज्ञासु बनाएं उस चीज़ के बारे में जानने के लिए।
जब बच्चा जिज्ञासु बनेगा तो वो खुद ब खुद चिंतन करेगा ही। ठीक है। चौथा पॉइंट आ जाता है कि शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र को नए नए तथ्यों की जानकारी दे। जो नए नए फैक्ट्स हैं ना, उनकी जानकारी किसको देना चाहिए? छात्रों को देना चाहिए और उन्हें सोचने पर मजबूर करना चाहिए। ठीक है। पांचवा पॉइंट आ जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही चिंतन के लिए चिंतन के लिए पर्याप्त प्रेरणा दें। प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही चिंतन के लिए जो है प्रेरणा देना चाहिए। तो मतलब अर्ली चाइल्डहुड से ही बच्चों को क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है शिक्षकों को चाहिए कि वे स्टूडेंट्स को वैज्ञानिक तरीके से नए नए संप्रत्तियों की ओर ध्यान आकृष्ट करें ताकि उनका चिंतन वास्तविकता पर आधारित हो सके। तो बच्चों को नए नए कॉन्सेप्ट्स जो है वो बताते रहना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से जो है चिंतन का विकास किया जा सकता है। उसके बाद आपका आ जाता है चिंतन की विशेषताएं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपका चौथा वाला है, जो मैंने आपको बताया था चिंतन के सोपान। तो भैया देखिए चिंतन की विशेषताएं क्या हैं। चिंतन की विशेषताएं क्या हैं? बिल्कुल अभी देखिए बताता हूँ मैं आपको। देखिए चिंतन जो है ये क्या है? चिंतन एक मानसिक क्रिया है, आप सभी को पता है। चिंतन भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यवहार है। समस्या समाधान के लिए चिंतन प्रारंभ होता है। समस्या समाधान तक चिंतन चलता रहता है। ये सारी क्या हैं? ये सारी विशेषताएं हैं। चिंतन अनेक विकल्पों को खोजता है। चिंतन मानव का विशिष्ट गुण है जिसकी सहायता से वह अपनी बर्बर अवस्था से सभ्य अवस्था की ओर जाता है। तो ये जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये चिंतन की विशेषताएं हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। चिंतन जो है वो क्या है? मानसिक क्रिया है। चिंतन जो है वो समस्या समाधान करता है। चिंतन जो है वो किसी भी समस्या का हल ढूंढता है। चिंतन अनेक विकल्पों को खोजता है। काहे का मतलब हल करने के अनेक विकल्पों को खोजता है। चिंतन भावी आवश्यकता की पूर्ति करता है। चिंतन जो है वो मानव का विशिष्ट गुण है जिसकी सहायता से वह अपनी बर्बर अवस्था से सभ्य अवस्था की ओर जाता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है आपका चिंतन के सोपान। क्या है आपके? चिंतन के सोपान। देखिए चिंतन के सोपान जो है वो बताए गए हैं, किसके द्वारा बताए गए हैं ये आपको ध्यान रखना है। देखिए एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ह्यूजोज। क्या नाम है? ह्यूजोज। ये चिंतन के कितने सोपान बताते हैं? ये चिंतन के 4 सोपान बताते हैं। ये कहते हैं कि चिंतन के 4 सोपान हैं। कौन कौन से हैं आइए बात करते हैं। देखिए इन्होंने बताया समस्या का आकलन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे समस्या का आकलन। दूसरा बताया संबंधित तथ्यों का संकलन, यानी पहले तो हमने समस्या का पता लगा लिया कि समस्या कैसी है, इसको हम कैसे हल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? संबंधित तथ्यों का संकलन करेंगे। संबंधित तथ्यों का संकलन। मतलब समस्या समाधान करने के लिए जो भी तथ्य, जो भी चीज़ें हमें चाहिए उनका हम क्या कर लेंगे? संकलन कर लेंगे। तीसरा ये बताते हैं, तीसरा क्या बताते हैं? ये कहते हैं निष्कर्ष पर पहुंचना। भाई देखिए समस्या जब हमारे सामने आई तो हम क्या करेंगे? समस्या का आकलन करेंगे कि इसको किस तरीके से हल करेंगे। फिर हल करने के लिए संबंधित तथ्यों का संकलन करेंगे कि समस्या को कैसे हल करना है। ठीक है। अब तो भैया तथ्य भी आ गए हमारे पास।
अब जो हमने समस्या को हल कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, निष्कर्ष पर एक पहुंच जाएंगे, यानी निष्कर्ष पर पहुंचना। अब निष्कर्ष पर भी हम पहुंच गए, फिर क्या करेंगे भाई, समस्या थी, समस्या का आकलन किया, उससे जो है जुड़े हुए तथ्य ढूंढे, उसके बाद समस्या को हल किया, निष्कर्ष पर पहुंच गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, पुनः जो है इसका क्या करेंगे, निष्कर्ष का परीक्षण कर लेंगे। निष्कर्ष का परीक्षण, ठीक है। तो ये 4 सोपान बताए गए हैं किसके, चिंतन के। किसने बताए हैं, ह्यूजोज महोदय ने बताए हैं। तो ये 4 जो है आपके क्या हैं, सोपान हैं। एक आपके लिए प्रश्न है, बताना है कमेंट करके कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन किसका है। कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हमारा ये चिंतन का जो टॉपिक है समाप्त हुआ, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।